दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की सीरीज़ हमने डेली डोज के नाम से स्टार्ट कर रखी है। अब तक 25 प्रश्नों की कुल 10 सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं और ये अपनी आज की सीरीज़ 11 है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण इसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको विस्तार पूर्वक उत्तर बताएंगे, कारण सहित आपको उसका आंसर दिया जाएगा। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा जो व्हाट्सएप पर सेंड किए गए थे उन्हीं में से है, इसलिए आप अपना उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 पोल लेप बाउंड डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर में 220 टर्न की एक कुंडली है, जिनमें से प्रत्येक टर्न का प्रतिरोध 0.04 ओम है। आर्मेचर का कुल प्रतिरोध कितना होगा, गणना कीजिए। देखो 220 टर्न की एक कॉइल यदि आप मानते हैं, या इसको टर्न नहीं, अब यहाँ पर हमें इसको चालक बोलना होगा, यानी 220 टोटल चालक है। 4 पोल लेप बाउंड का मतलब है कि वो चारों समांतर की भांति हो गए, यानी 220 को यहीं आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 55 हो जाएंगे, यानी 55 चालक एक में आ गए। अब प्रत्येक का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर दीजिए 0.004 से। फिर आप देखिए कि ये चारों पोल है तो लेप वाइंडिंग जो है ये समांतर की भांति होती है, यानी एक तरह से 4 प्रतिरोध आपके पास समांतर क्रम में हो गए, यानी 55 इंटू 0.004 करने के बाद में जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड करना, हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन 0.00 ओम। ये आर्मेचर का कुल प्रतिरोध माना जाएगा। देखिए सबसे पहले तो चालकों को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो प्रत्येक पोल का रेजिस्टेंस आएगा। फिर प्रत्येक पोल, अब लेप वाइंडिंग है तो ये समांतर होते हैं, इसलिए चारों पोल एक समांतर की भांति वर्क करते हैं, इसलिए चारों को डिवाइड भी करेंगे क्योंकि समांतर में प्रतिरोध घटता है। ए ऑप्शन रहेगा अपना इसका। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दिया गया था अपने को और सवाल पूछा गया कि दिए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी एक सर्किट हमें दिखाया, 18 ओम के 3 प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं। अगर इनिशियली आप इसको देखते हैं तो ऐसे नज़र आते हैं जैसे तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, लेकिन नहीं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तीनों प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में नज़र आएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं इस R1 18 ओम की बात करूं और इस ओर से ये प्लस का जो टर्मिनल आ रहा है, आप देखिए इस 18 ओम वाले को भी मिला और इन दोनों को भी मिल रहा है। इसी तरह से नेगेटिव वाला टर्मिनल आप देखिए, यहाँ से इन दोनों के पास भी आया और इसको डायरेक्ट आया। तीनों पैरेलल में जुड़े हुए थे। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R/N, यानी एक का मान कितना है, प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है उसका भाग दे दो, 18/3 करोगे, उत्तर आएगा 6 ओम। तो इसका आंसर अपना 6 ओम आएगा उत्तर। डायग्राम देकर के पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों कैसे कनेक्टेड है, तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, समांतर में कनेक्टेड है। अगला अपना क्वेश्चन है, यदि एक धारा प्रवाह वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें क्या होगा, क्या टॉर्क उत्पन्न होगा, क्या उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, या उसमें दोनों ही होंगे। दोस्तों ये जो लाइन इस सवाल में दी गई है ना, यही लाइन डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत की भी है। आपको याद हो तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो चालक पर एक बल उत्पन्न होता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा देता है, राइट। यानी धारा प्रवाहित चालक, अब आप डीसी मोटर का ही एग्जांपल ले लीजिए, आर्मेचर है और उसमें हम सप्लाई देते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। उस धारा प्रवाह वाले चालक में हम देख रहे हैं टॉर्क तो उत्पन्न हो ही रहा है, साथ ही उसमें बैक ईएमएफ भी, जिसको हम बोल रहे थे ईएमएफ भी उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब उत्तर आएगा सी, टॉर्क और ईएमएफ दोनों उत्पन्न होते हैं। और डीसी मोटर का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, तो टॉर्क भी बन रहा है और बैक ईएमएफ भी उसमें आता है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन है ए और सी की। नो लोड भी इसका ऑप्शन है और खुला परिपथ भी इसका ऑप्शन है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। जब केवल आयरन लॉस शब्द यदि आता है तो उसके लिए आपको ओपन सर्किट टेस्ट की ओर ही जाना है। हालांकि ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सेकेंडरी को ओपन ही रखा जाता है। लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट केवल आयरन लॉस का है, जबकि नो लोड टेस्ट जो होता है ना, इसमें कंप्लीट डेटा चेक किए जाते हैं नो लोड के दौरान कि उसमें नो लोड करंट का मान कितना था, नो लोड पर पावर फैक्टर कितना था, नो लोड पर शक्ति हानि हुई कितनी थी, एक्टिव करंट का मान कितना था, चुंबकन धारा का मान कितना था। यानी यदि सवाल ये आता कि नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है, तो उसमें आपको दो उत्तर ध्यान रखने होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि लोहे हानियों का मान ज्ञात करना, दूसरा होता है चुंबकन धारा का मान ज्ञात करना, मैग्नेटाइजिंग करंट जिसको बोलते हैं ना, वो भी आपको याद रखना होता है। तो अभी आपको सी ऑप्शन की ओर ही जाना है, खुला परिपथ करेंगे, नो लोड नहीं करेंगे। यदि इसमें क्वेश्चन होता कि चुंबकन धारा ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो फिर आपको ओपन सर्किट नहीं, फिर आपको नो लोड की ओर जाना है। और शॉर्ट सर्किट तो नो डाउट कॉपर लॉस के लिए होता ही है। यानी 3 क्वेश्चन आपको याद रखने ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिए थे। फर्स्ट है इसके रोटर के लिए कोई बाहरी कनेक्शन नहीं होता, तो ये कथन बिल्कुल सही है। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर योसेट लगता है, जबकि स्क्विरल केज का तो रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, उसके लिए बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता। स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, बिल्कुल सही है, इससे वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फलक, बिल्कुल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, वो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फलक से उत्पन्न करती है। सस्ती होती है, दर्द होती है, और इसको थोड़ी बहुत देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्लिपरिंग है, ना कोई कार्बन ब्रूस है, ना कोई कम्यूटेटर है, तो स्लिपरिंग मोटर की तुलना में इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। इसलिए इन चारों में से कोई भी स्टेटमेंट इसके बारे में गलत नहीं है। हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी। अगला अपना प्रश्न है कि वार्ड लियोनार्ड पद्धति में गति नियंत्रण के लिए जो मोटर कंट्रोल की जाती है वह कौन सी मोटर होती है। यानी वार्ड लियोनार्ड विधि जब हम डीसी मोटरों में स्पीड कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं। देखो, वार्ड लियोनार्ड विधि अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से याद हो तो इसमें एक एमजी सेट यानी मोटर जनरेटर सेट होता है, जहां 3 फेज इंडक्शन मोटर एक डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। जनरेटर हमें डीसी सप्लाई देता है और जनरेटर के द्वारा उत्पन्न उस ईएमएफ को डायरेक्टली सीधे सीधे डीसी मोटर के आर्मेचर को दे दिया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहली बात तो ये कि मोटर की स्पीड कंट्रोल होती कैसे है, वो होती है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करने से, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने यदि देखा हो तो दोनों की फील्ड को एक बाहरी डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। बाहरी डीसी सोर्स यानी पृथक उत्तेजित हो गया, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की कैटेगरी में वो आता है। डी ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल के एक नंबर दिया गया था हमें 2A0F, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। देखो, डायरेक्ट जब आपको कन्वर्ट इस तरह का नहीं हो तो इसके लिए तरीका है, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर बाइनरी से डेसिमल में आ जाते हैं। पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ। अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो डी रहेगा, 10,767 इसका आंसर आएगा। आंसर कैसे आया उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास हेक्साडेसिमल संख्याएं थी, कौन कौन सी, 2A0F। इनकी वैल्यू लिखो, तो 2 का 2 होता है, ए को हम 10 से दर्शाते हैं, 0 का 0 है, और F का मतलब हेक्साडेसिमल में जो F लिखते हैं, डेसिमल में इसका मतलब होता है 15। अब इन सब की वैल्यू लिख दो। 2 का बाइनरी होता है 10, 10 का बाइनरी होता है 10 10, 0 का बाइनरी 0, और 15 का बाइनरी होता है 11 11। इन सब को जिस तरह से इनका लेफ्ट साइड से अगर बात करें, राइट टू लेफ्ट जाना होता है, यानी दाएं से बाएं की ओर आपको यूं चलना है, और इन सब को एज ए बाइनरी बिट लिखना है। लेकिन ध्यान रखें, प्रत्येक बिट के लिए आपको 4 बिट का अक्षर पूरा करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 0 की, तो देखो इसमें एक ही 0 आया है ना,
लेकिन आपको यहाँ पर एक नहीं 4 लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 4-4 बिट का आपको ग्रुप बनाना होता है, राइट। देखो हमने कर दिया 15 का, तो 4 बिट में ऑलरेडी आ ही गया था। 0 की जगह 1 आया था, लेकिन हमें इसके 4 0 लिखने थे। 10 की जगह भी 10 बाय डिफ़ॉल्ट 4 आ ही गए थे। 2 की जगह देखो केवल 10 आया था, लेकिन हमें उसको भी 4 करना था। हालांकि लास्ट वाले को करने की ज़रूरी नहीं होता, लास्ट वाला 4 बिट में कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको सीधा 10 भी लिख देते तो भी चल जाता काम। तो ये इसका बाइनरी बन गया। अब इस बाइनरी को आपको क्या करना था, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, सॉरी डेसिमल। तो डेसिमल के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, एक संख्या चलती है, मैंने आपको बताया था दाएं से बाएं की ओर 1 2 4 8 16 32, ऐसे इनको डबल करते जाओ और फाइनली जिनके सामने 0 होता है उनको छोड़ दो, जिनके सामने 1 होता है उनको जोड़ दो, उत्तर आ जाता है 10,767 अपना आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक फिलामेंट बल्ब की रेटिंग 40 वाट है, 240 वोल्ट वो रेटिंग का है। यदि उसे एक बार 240 वोल्ट और एक बार 120 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया जाए तो A अनुपात B मामले में उसकी शक्ति खपत का मान कितना होगा। भाई सिंपल और देसी तरीका आपको मैं बताऊं तो ये तरीका रहता है कि जब भी एक इक्विपमेंट की रेटिंग की बात आती है तो ये 40 वाट शक्ति कंजप्शन तब करवाता है जब इसको 240 वोल्ट मिले, राइट। यानी 240 वोल्ट जब इसको मिलेगा तो ये 40 वाट शक्ति खपत करवाएगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हमने 240 वोल्ट दिए, उस समय तो 40 वाट हो गई। अनुपात करेंगे 120 वोल्ट। जब सप्लाई वोल्टेज आधा हो जाता है तो पावर कंजप्शन 1/4 हो जाता है, यानी ये 40 वाट वाला क्या करेगा, 10 वाट ही कंजप्शन कराएगा। अब आप रेशो देख लो, 4:1 हो गया। प्रश्न का उत्तर भी आएगा। सप्लाई वोल्टेज आधा होने पर पावर कंजप्शन 1/4 हो जाता है। अगर नहीं आता आपको तो आप निकाल दीजिए। देखो ये है रेटिंग, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इस रेटिंग से आप सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए V²/P से, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो फिर फिक्स रहने वाला है, क्योंकि फिलामेंट थोड़ी चेंज हो रहा है, फिलामेंट तो वही है। आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और वो जो रेजिस्टेंस आपका आएगा 1440 ओम, ये रेजिस्टेंस इसका फिक्स रहना है। तो अब रेजिस्टेंस और इस वोल्टेज से पावर ज्ञात कर दो, P बराबर V²/R। तो एक बार तो 240 बटे 1440 करेंगे तो ये तो आपका 40 वाट आ जाएगा। लेकिन एक बार आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 120 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जब ये 120 करोगे ना तो ये 10 वाट ही उत्तर आएगा। तो बी उत्तर रहेगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ट्रांजिस्टर का प्रकार है। देखो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, PNP और NPN, ठीक है। तो इसमें देख लो एक दे रखा है, सी ऑप्शन है अपना PNP। ये दिल्ली मेट्रो में आया हुआ है वैसे क्वेश्चन, और हो सकता है आप में से किसी को इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं है तो व्हाट्सएप पर सेंड भी कर दिया, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। PN जो है ये डायोड का प्रकार होता है और PNP या NPN ये ट्रांजिस्टर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वो डीसी मोटर है जिसकी स्पीड आर्मेचर धारा से कंट्रोल नहीं होती या आर्मेचर धारा पर डिपेंडेंट नहीं होती। देखो आर्मेचर धारा परिवर्तन होने से जब फील्ड की धारा में परिवर्तन नहीं होता हो तो मोटर की गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र है, क्योंकि डीसी मोटर की गति जो है वो फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। फील्ड धारा बदलेगी तो फील्ड का फ्लक्स बदलेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड मोटर में देखो आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड आता है, सीरीज मोटर में भी आता है, ब्रूसलेस में भी तो सीरीज शंट सारे आते हैं इसमें। तो शंट मोटर आएगा, क्योंकि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में है और फील्ड की एक धारा हमेशा नियत रहती है। इस मोटर को स्थिर स्पीड मोटर भी मानते हैं, इसीलिए मानते हैं क्योंकि फील्ड फ्लक्स इसका स्थिर रहता है, स्टार्टिंग में ही पूरी धारा ले लेता है फील्ड, जितनी करंट फील्ड को लेना होता है। तो शंट मोटर आएगा जिसकी स्पीड आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है जिसका एम्पलीफिकेशन करंट एम्पलीफिकेशन गुणक 0.9 है। यदि इसकी एमीटर धारा 2 मिली एम्पियर हो तो आधार धारा यानी बेस करंट का मान ज्ञात करो। देखो कॉमन बेस की जो करंट गेन होती है वो हमेशा अल्फा होती है, ध्यान रखना, ठीक है, और इकाई से कम होती है, वैसे भी याद रखना। तो अल्फा जो होती है ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का अनुपात। अब देखो अल्फा दे रखा है,
एमीटर करंट दे रखा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या करना होगा इसके लिए, अल्फा इंटू एमीटर करंट। अल्फा का मान है 0.9, एमीटर करंट है 2 मिली एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 मिली एम्पियर आ जाएगा। कौन, कलेक्टर करंट। अब देखो बेस करंट पूछा है, तो बेस करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कलेक्टर करंट एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो 2 मिली एम्पियर में से 1.8 मिली एम्पियर माइनस कर देंगे, उत्तर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर में फ्यूज का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना, फ्यूज हमेशा शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए ही काम में आता है। ओवरलोड से बचाव के लिए मोटरों में थर्मल ओवरलोड रिले लगती है, और फ्यूज जो होते हैं इनको बैकअप फ्यूज के नाम से जानते हैं, जो शॉर्ट सर्किट में ही हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। अंडर लोड से कोई प्रोटेक्शन अपने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंडर वोल्टेज से ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है। और ओपन सर्किट अगर हो तो फिर कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो ही जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शंट मोटर के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है। शंट मोटर कहाँ काम में नहीं ले सकते। देखो मशीन टूल में आती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी लेते हैं, ब्लोअर और पंखों में भी ले सकते हैं, लेकिन एलिवेटर में काम इसका नहीं आता। एलिवेटर में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर काम में ली जाती है, तो शंट मोटर का वहाँ पर कोई उपयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जब कोई चुंबकीय बल रेखा ही नहीं है तो कैसी चुंबकीय तीव्रता होगी। क्वेश्चन का आंसर बी होगा 0। जब चुंबकीय बल रेखाएं होगी तो ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्वेश्चन का आंसर बी होगा 0। अगला अपना क्वेश्चन है कि 60 माइक्रो एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है और मीटर से 100 मिली एम्पीयर की धारा मापना है। शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है। देखो सिंपल बेसिक फंडा आपको मैं यदि बताऊं तो ये तो होता है एमीटर, इसकी कुंडली मोटे तार और कम टर्न की होती है। और जब हम इसमें रेंज बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक शंट लगाते हैं जो इस करंट को क्या करता है, बाईपास कर देता है। वो मीटर से होकर जाती नहीं है, मापन वैसे हो जाता है। हुआ क्या था कि पहले यहाँ से जो करंट चल रही थी वो थी 60 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, लेकिन अब कितनी हो गई वो 100 मिली एम्पियर। मतलब मीटर से पहले कितनी जा सकती थी 60 माइक्रो एम्पियर, तो मीटर से तो अब भी कितनी जाएगी 60 माइक्रो एम्पियर ही जाएगी ना। जितनी बड़ी हुई करंट यानी एक्स्ट्रा करंट जितनी भी है वो टोटल शंट में से जाएगी। तो हमें क्या करना है, टोटल करंट 100 मिली एम्पियर आया था, इसमें से पहले जो मापी की करंट थी उसको घटा दो। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब मिली एम्पियर दे रखा है, पहले माइक्रो एम्पियर था, यानी दोनों की यूनिट में अंतर आ गया। तो आपको इकाइयाँ सेम करनी होगी। 60 माइक्रो को जब आप मिली में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.06 आएगा। 100 में से 0.06 आप माइनस कर देना, उत्तर आएगा 99.94। लेकिन ध्यान रखना मिली एम्पियर आंसर आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन आपने सेंड किए थे, ये एम्पियर में कर दिया। जिसने भी ये क्वेश्चन सेंड किया है वो मिलान कर ले अपना, डी उत्तर करेंगे, लेकिन 99.9 मिली एम्पियर इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर फुल लोड पर आयरन लॉस 900 वाट और कॉपर लॉस 1600 वाट है, किस भार पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम तब होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो। आयरन लॉस 900 है, कॉपर लॉस 1600 है। अब दो सवाल होते हैं यहाँ पर, या तो दोनों हानियाँ 900 वाट हो जाए या दोनों हानियाँ 1600 वाट हो जाए, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब सवाल दूसरा ये आता है कि आयरन लॉस फिक्स लॉस होता है, वो कभी परिवर्तित हो नहीं सकता, यानी ये 900 से 1600 की ओर नहीं जाएगा। लेकिन कॉपर लॉस जो है ये वेरिएबल होता है, भार के साथ बदलता रहता है, तो ये घट करके 900 से 1600 से 900 वाट हो सकता है। ये किस बार पर होगा, उसी बार पर दक्षता अधिकतम होगी। करना क्या होता है वो देखिए, 1600 वाट फुल लोड का मान लेते हैं, दिया भी फुल लोड का ही है, तो उस समय आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि भार धारा का मान आपको हमेशा इकाई मानना होता है। माना कि भार धारा इकाई है, 100% है, तो एक मान लेते हैं। जब 1 एम्पियर करंट आप मानते हुए इस कॉपर लॉस 1600 वाट पी को मानते हुए आर कैलकुलेट करते हैं, तो ये पूर्ण भार का प्रतिरोधी होता है एक तरह से, ध्यान रखना ये भी। तो ये एक तरह से आपके पास आर आ गया। हमारे पास नया लॉस कितना है 900 वाट। देखो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। करना क्या है, देखो हमें 900 वाट का आयरन लॉस चाहिए,
किस भार धारा पर होगा, जबकि पूर्ण भार धारा पर 1600 ओम उसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने। लॉस के हिसाब से रेजिस्टेंस होता है बस। तो आई स्क्वायर ज्ञात करना है, 1600 का इसमें भाग दे दो, यानी कि आई स्क्वायर बराबर क्या होगा 900 बटे 1600। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडरूट लगेगा, 3/4 आएगा। 3/4 को जब आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 75%। कितना आएगा 75% आएगा। क्वेश्चन का आंसर सी कर देंगे। 75% लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करवा देगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भार डीसी शंट मोटर के द्वारा बेहतर संचालित होगा। अभी ऊपरी क्वेश्चन था ये सेम है ना, पता नहीं एक ही जैसे क्वेश्चन आपने सेंड क्यों किए थे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है, ठीक है। प्रत्यागामी पंप को जेट पंप बोलते हैं, ये काम का नहीं है। विद्युत रेल इंजन में डीसी सीरीज मोटर होती है। पंखों के लिए शंट मोटर जरूरी नहीं होता, उपयोग में ले सकते हैं। ये कह रहे हैं बेहतर संचालित, तो बेटर के लिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सर्किट में I2 में बहने वाली धारा का मान कितना होना चाहिए। देखो ये एक सर्किट दिया भाई, यहाँ पर देखो आपको 15 वोल्ट प्लस माइनस दे रखा है, तो डीसी सर्किट हो गया ना। डीसी में यहाँ से 6 एम्पीयर करंट गुजर रही है, तो यहाँ देखो 2 शाखाएं हुई कि नहीं, आप इस शाखा को भूल ही जाइए। यहाँ से देखो तो 2 शाखा में बराबर डिवाइड होना है। जब I3 आपका 2 एम्पीयर है, टोटल करंट 6 एम्पीयर है, तो I2 का मान क्यों नहीं आ जाएगा। 6 - 2 कर दो, 4 एम्पीयर हो जाएगा। डीसी सर्किट में तो सिंपल रहता है ना, कुल करंट में से किसी एक शाखा में जो जा रही थी वो घटा दीजिए, दूसरी शाखा का मान आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा 4 एम्पीयर आएगा। इसका सी ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल की आवश्यकता होगी। देखो अब ये नहीं बताया लेड एसिड की वोल्टेज कितनी है, तो लेड एसिड में पूर्ण आवेशित पर लगभग 2 वोल्ट मानते हैं। वैसे तो 2.2 वोल्ट होती है, पर 2 वोल्ट के हिसाब से अगर माने तो 6 सेल की आवश्यकता हो गई, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज में लगते हैं, तो सी उत्तर हो जाएगा 6 सेल सीरीज में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नो लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। नो लोड पर मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.1 से लेकर 0.3 तक होता है। पावर फैक्टर तो इंडक्शन मोटर का हमेशा लैगिंग होता है, ये तो ध्यान रखें। इस समय मोटर द्वारा पूर्ण भार की हमेशा 30 से 40% धारा ली जाती है, यानी पूर्ण भार पर जितनी रेटेड करंट होती है उसका 30 या 40% करंट मोटर इस समय लेती है, बेटर माना जाता है। ए उत्तर हो जाएगा 0.15 लैगिंग। अगला अपना क्वेश्चन है कि फ्यूज के बारे में गलत कथन कौन सा है। वातावरण ताप से स्वतंत्र है, यही गलत हो गया। टेम्परेचर जब बढ़ेगा, क्योंकि फ्यूज धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित है, राइट। और ऊष्मा यदि बहुत अधिक होगी तो फ्यूज प्रचालित भी होगा, तो वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कभी स्वतंत्र नहीं होता है। जिस लोकेशन पर वो लगा हुआ है, यदि वहाँ बाहर से भी बहुत अधिक हीट है तो फ्यूज जल्दी गर्म होगा, जल्दी उड़ेगा। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। सिंगल पोल वर्जन, बिल्कुल फ्यूज हमेशा एक ही फेज में लगता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्यूज 2 पोल को एक साथ ऑपरेट करता हो। और वैद्युतिक और उसमें गुणधर्मों पर यह आधारित होता है, तो बिल्कुल ये तो सारे स्टेटमेंट सही है। ए स्टेटमेंट इसका गलत है, बाकी तीनों इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी करंट का दूसरा नाम क्या है। एडी करंट को फौकॉल्ट करंट बोलते हैं भाई, और ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी टेक्नीशियन में आया था। डी उत्तर अपना रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। एक सर्किट हमें दिखाया है, आरएलसी सर्किट है, ठीक है ना, जहाँ आर एल और सी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ये ऐसे सर्किट आपको इसी तरह से दिखा दिया, बाकी है तो सीरीज में ही। इस वोल्टेज के सापेक्ष आप देखो, ये आर आ गया, फिर सी आया, फिर एल आया, और फिर सर्किट आए, तो आर एल सी सीरीज सर्किट है, जहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या है, बराबर है, 5-5 ओम है, तो दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होंगे, बराबर होंगे, स्वाभाविक सी बात है। वोल्ट मीटर लगा हुआ है इन दोनों की परिणामी वोल्टेज दिखाने के लिए, राइट। यानी इसको यहाँ दिखाया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये यहाँ भी हो सकता था ऐसे। दोनों की वोल्टेज बराबर होती है, तो ये ध्यान रखना, एक की वोल्टेज आगे बढ़ती हुई, एक की पिछड़ती हुई है। दोनों की वोल्टेज की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा क्या करता है, VL और VC के परिणामी मान को दर्शाता है। दोनों पर बराबर ड्रॉप हो रहा है, इसलिए वोल्ट मीटर क्या करेगा, जीरो रीडिंग देगा, कोई भी मापन हमें वो नहीं देगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा, 0 वोल्ट उत्तर आएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर डीसी पर संयोजित किस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होगी। यानी कौन सा मीटर ऐसा है जो डीसी पर
एक वोल्ट मीटर जो रीडिंग नहीं देगा। MI टाइप AC DC दोनों पर लगता है, रीडिंग दे देगा। PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का मीटर, केवल DC ही मापता है, तो ये भी रीडिंग दे देगा। डायनेमोमीटर टाइप AC DC दोनों पर लगता है, ये भी दे देगा। लेकिन इंडक्शन टाइप केवल AC पर लगता है। प्रेरण टाइप मीटर है ना, तो ये DC की वोल्टेज को नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होगी। तो बस दोस्तों ये थे 25 प्रश्न आज की इस डोज में। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।